हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें लेवल 6 का दोनों शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है और लेवल 5 का 12 जून का दोनों शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज के क्लास में 15 जून 2022 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे लेवल 5 का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7:11 है। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बस का चाल है 7 यूनिट और कार का है 11 यूनिट, जबकि कार का यहाँ पर डिस्टेंस और समय दिया हुआ। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका चाल निकाल सकते हैं। 396 को ये जो टाइम है 6 घंटा, इससे डिवाइड करेंगे तो स्पीड आ जाएगा। तो कितना आएगा, 6 छः के 36, 6 छः के 36, यानी ये आ गया 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कार का जो चाल है वो कितना है, 11 यूनिट है, तो इसी का वैल्यू होगा 66 किलोमीटर। तो ये 6 गुना है, तो इधर बस का निकालना है तो बस का भी कितना गुना कर देंगे, 6 गुना। तो ये हो जाएगा 7 गुना 6 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि दिया है हमारे पास कितना, 900 पाई। तो इसको 900 पाई के बराबर करेंगे तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको कटा देंगे 225 बार में। तो आर का वैल्यू कितना आएगा, 225 का वर्गमूल 15। ठीक है, तो यही आर का वैल्यू पूछ रहा था, तो 15 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इस समअष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का माप कितना होगा। ठीक है, समअष्टभुज का बाह्य कोण का माप, प्रत्येक बाह्य कोण का माप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 360 को जितना यहाँ पर भुजा 8 भुजा है तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, यानी 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, इसको कटाने के बाद तो ये प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, बाह्य कोण। तो आंतरिक कोण पूछ रहा है, तो आंतरिक कोण कितना होगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा 180 माइनस 45, ये जो 45 आया है तो ये आ जाएगा 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में कक्षा 6, 7 और 8 में छात्रों की संख्या दिया हुआ है। प्रत्येक कक्षा के छात्रों को अलग अलग अनुभागों में विभाजित किया गया। कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या बराबर थी। प्रत्येक अनुभाग के लिए एक कक्षा अध्यापक की नियुक्ति की जानी है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अध्यापकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो बराबर भाग में जो बांटेगा छात्रों को, तो वो संख्या पहले हम लोग को निकालना होगा। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का HCF लेंगे। ठीक है, 184, 273 और 322 का। तो इसको HCF कैसे लेंगे, पहले इसका डिफरेंस ले लीजिए। तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 इधर 9। ठीक है, 92 आ रहा है, तो किसी 2 नंबर का ले लेना है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, ये जो अंतर आया है, या तो ये अंतर HCF हो सकता है या नहीं तो इसका कोई फैक्टर इसका HCF हो सकता है तीनों का। तो 92 से ये तो कट रहा है 2 बार में और ये कट रहा है 3 बार में, जबकि 322 ये नहीं कट रहा है 92 से। तो 92 को हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे, 23 गुना 2 में। ठीक है, ये 46 गुना 2 में। अब यहाँ पर देखेंगे कि 46 से तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी, तीनों कट रहा है। ठीक है, तो इसका जो HCF होगा वो होगा 46। ठीक है, 92 नहीं हुआ, इसका एक फैक्टर 46 हुआ। तो ये हो गया HCF। अब वो टीचर का नंबर निकालना है। ठीक है, कक्षा अध्यापक का संख्या निकालना है। तो पहला कक्षा यानी कक्षा 6 में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 184। तो 184 स्टूडेंट हैं, लेकिन प्रत्येक जो ग्रुप बना है स्टूडेंट का वो कितना का है, 46 का। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आवश्यक जो टीचर इसमें चाहिए वो निकल जाएगा। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। तो यहाँ से 4 आ गया। उसके बाद दूसरा कक्षा 7 का निकालते हैं, 276 है और इसको डिवाइड करेंगे यही 46 से, तो ये कितना बार में कटेगा, 6 बार में। फिर अब तीसरा कक्षा जो है 8, 8वीं कक्षा में 322 स्टूडेंट है, इसको फिर से 46 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा कितना, 7 बार में। ठीक है, तो टोटल जो टीचर चाहिए वो कितना चाहिए, 4 6 10, 10 7 17। तो 17 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। यदि टेन थीटा ये दिया है, थीटा न्यून कोण है कह रहा है यहाँ पर, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। देखिए टेन थीटा होता है P/,
बी, यानी ये √5 हो गया पी और बी हो गया 2। तो यहाँ से एच निकालेंगे पाइथागोरस से, तो क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जोड़ के कितना आएगा 9, 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3, यानी एच का वैल्यू कितना आया 3। टेक थीटा पूछ रहा तो ये होता है एच बट्टा बी। ठीक है, तो एच है हमारा 3 और बी कितना है, यहाँ पर देखिए बी है 2, तो ये 2 यहाँ पर देंगे तो 3/2 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है ए अनुपात बी का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ए का 15% है, तो परसेंटेज तो दोनों में है, कट जाएगा तो बचेगा क्या ए गुना 15 और नीचे बचेगा बी गुना, ठीक है, बी गुना 25 बराबर 8/11। 5 से कटा देते हैं 3 बार में, 5 से 5 बार में। तो यहाँ से ए बी का क्या अनुपात आएगा, ये 5 उधर जाएगा 40 हो जाएगा और 3 नीचे आएगा तो 33 हो जाएगा। 40:33 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है जो इसको इस स्थान पर आएगा। तो लगभग में पूछ रहा तो हम लोग भी इसको लगभग में निकालेंगे। तो पहले 3 है और ये 16.13 को 16 लिखेंगे, प्लस 15.03 को 15 लिखेंगे, माइनस ये 7.86 को, ये 8 के नज़दीक मान है तो इसको 8 लेंगे, और 15 का जो लगभग में वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो भागा 4, तो ये 4 से कट जाएगा 2 बार में। 16×3 = 48, 48 15 कितना होगा 63। ठीक है, 63 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 61। तो 61 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 105 व्यक्ति किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनके द्वारा 8 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद उनका मालिक चाहता है कि कार्य कुल 29 दिन में पूरा हो जाए। कार्य को समय से पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को नियोजित करने की आवश्यकता होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें शेष कार्य को पहले देखेंगे। देखिए टोटल 105 व्यक्ति है, 105 व्यक्ति है जो कि 36 दिन में काम को करता है, लेकिन उसके द्वारा 8 दिन तक काम हो चुका है। उसके बाद मालिक ये चाहता है कि 29 दिन में पूरा हो। तो 36 दिन में पूरा काम होता है लेकिन 8 दिन तो हो चुका है, तो बचा कितना दिन का काम है 28 दिन का। ठीक है, तो ये काम हमारे पास अभी बचा हुआ है, 105 व्यक्ति का 28 दिन का काम बचा हुआ है। तो ये हो गया टोटल रिमेनिंग वर्क। ठीक है, अब इस वर्क को कौन करेगा, टोटल आदमी करेगा, लेकिन कितना दिन में करेगा 29 दिन में। टोटल 29 दिन में ये क्या करा, कुल कार्य 29 दिन में हो, तो 29 दिन तो होगा जिसमें कि 8 दिन पहले हो चुका है। तो अभी और कितना दिन करना है इसको, 29 में 8 माइनस करेंगे तो 21 दिन ही अभी करना है। अब 21 दिन में जब करना है तो इसको आदमियों की संख्या कितना होगा ये निकालना है। तो मान लेते हैं x होगा, तो 21 से इसको कटा देंगे 5 बार में, 28 × 5, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 140। ठीक है, तो और व्यक्ति कितना नियोजित किया जाएगा, पहले से 105 व्यक्ति इसमें है ही, तो 105 इसमें हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो अभी और व्यक्ति कितना चाहिए 35। तो इस सवाल का सही आंसर क्या है 35। आगे बढ़ते हैं। रोहन के पास 36, 25 और 20 डायमेंशन वाला एक घनाकार बॉक्स था। उसने इसमें 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घनों की अधिकतम संभावित संख्या पैक की। बॉक्स में फिर भी कितनी जगह बचेगी। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए एक डायमेंशन हम लोग को बनाना होगा। एक घना आप बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर L कितना है, ये L है 36, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 36। B है 25, ये डिस्टेंस है 25 यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ऊंचाई है क्या 20, यानी कि ये हो गया 20। अब क्या करता है ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन, ठीक है, इस तरह से एक छोटा सा घन है 4 सेंटीमीटर वाला जो कि इस बक्सा में भरता है। तो मैक्सिमम जितना भरा जाएगा उसको भरने के बाद कितना जगह बचता है ये पूछ रहा है। तो देखिए 4 सेंटीमीटर इसका भुजा है, तो अगर लंबाई का अनुरूप हम लोग देखेंगे तो 4 से ये 36 कट जाता है। इसका मतलब जो घन हम लोग इसमें बैठाएंगे वो पूरा का पूरा इस तरह से इसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग चौड़ाई के अनुरूप देखेंगे तो यहाँ से 4 से 25 नहीं कट रहा है, तो 25 नहीं कट रहा है तो उसके नज़दीक हम लोग जाएंगे 24 तक। तो मान लीजिए यहाँ तक 24 हुआ जिसमें कि ये घन भर गया। ठीक है, इस तरह से, और ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पर बच गया है। और ऊंचाई का अनुरूप हम लोग देखेंगे तो 4 × 5 = 20, ये भी घन से पूरा भर जाएगा क्योंकि
4 से ये 20 डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए। अब इसमें जो बॉक्स खाली जगह पूछ रहा है वो हम लोग यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ 1 सेंटीमीटर जो है बचा है। ठीक है, तो 1 गुना लंबाई इसका कितना है 36 और ऊंचाई कितना है 20। तो इसको गुना करेंगे यानी 36 दुना 72, 720 आ रहा है। तो इतना जगह जो है अभी शेष बच जाएगा। ये तो हो गया शॉर्टकट, आराम से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरा इसका क्या तरीका है डिटेल से कि इसका आप लोग आयतन निकाल लीजिए LBH का फॉर्मूला से। ठीक है, उसके बाद ये जो घन हम लोग लगा रहे हैं इसमें डाल रहे हैं उसका जो है ये लंबाई कितना है 36 है। ठीक है, और चौड़ाई कितना भरा है पूरा 25 नहीं लेंगे, 24 तक ही भरा है तो 24 लेंगे यहाँ पर। उसके बाद ऊंचाई पूरा 20 लेंगे। ठीक है, इन तीनों को गुना करेंगे तो जितना क्षेत्र में ये गया होगा घन उतना निकल जाएगा। उसके बाद इसमें से ये वाला आयतन माइनस कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेंसिलों से भरे किसी बैग में 3/4 पेंसिलें रंगीन थी और उनमें से 8/15 रंगीन पेंसिलें लाल थी। यदि बैग में 40 लाल पेंसिलें थी तो बैग में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या जो हम लोग मानेंगे वो क्या मानेंगे, इनके हर में क्या है 4, इनके हर में 15, तो 4 गुना 15 ये हो जाएगा 60 टोटल पेंसिल हो गया। अब उसमें से रंगीन कितनी थी 3/4, तो 60 का 3/4 जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 4 से 15, 15 तिया 45, इतना पेंसिल रंगीन थी यानी कलरफुल। और उसमें से लाल पेंसिल कितना था 8/15, यानी अब ये 45 का 8/15 हम लोग निकालेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में, 8 या 24 आ रहा है, यानी 24 ये है रेड पेंसिल यानी कि लाल पेंसिल है। ठीक है, लेकिन यहाँ डेटा में जो है क्या दिया है 40 टोटल लाल पेंसिल है, तो इस 24 का वैल्यू कितना होगा 40 होगा। तो यहाँ से पूछ क्या रहा है कुल, तो कुल कितना है 60 है, तो यहाँ से 60 का निकाल देंगे। देखिए 24 का 40 है तो एक का निकालने के लिए 40/24 करेंगे और उसके बाद 60 का निकालना तो 60 से गुना करेंगे यहाँ पर, तो 12 दूना 24, 12 पंचा 60, 2 से 20 बार में 20 गुना 5 100 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल पेंसिल कितना हो गया 100। आगे बढ़ते हैं। यदि 450 का 18% बराबर के का 30% है तो के का मान क्या होगा? सिंपल सा के का वैल्यू परसेंटेज तो कटेगा ही, 3 जीरो से जीरो काट देते हैं यहाँ पर और 3 से इसको 6 बार में, तो ये कितना हो गया 6 गुना 45 270, तो के का वैल्यू आ गया 270। आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करना है। देखिए यहाँ पर करनी में क्या है 6 है, तो यहाँ पर 4 इसका वैल्यू निकल के आएगा क्योंकि 4 को जब 6 बार हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, यानी √4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, तो ये 4 एक ठो बाहर आएगा क्योंकि करनी में यहाँ पर 6 है, 6 का ग्रुप बनाना पड़ेगा अंदर में। उसके बाद यहाँ पर 4 है। ठीक है, यहाँ पर करनी में क्या है 4 है, तो यहाँ पर देखिए 8 का जब हम लोग ग्रुप बनाएंगे इसको √8 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, यानी कि 8 को जब 4 बार गुना करेंगे, ठीक है, 8 गुना 8 64 हो गया, इधर भी 64, यानी कि 64 का स्क्वायर है ये, और इधर क्या था 16 का क्यूब था ये, 64 का स्क्वायर 16 का क्यूब दोनों बराबर होता है, तो यहाँ से 1 8 बार आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 3 है, तो करनी में 3 यानी कि घनमूल लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, 16 का घनमूल मतलब 16 का घन है ये 4096। उसके बाद यहाँ पर 2 है कुछ नहीं है तो इसका वर्गमूल लेंगे यानी कि 64। अब सबको जोड़ते हैं 8 4 12 12 16 28 28 4 32 60 92 92 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि कॉस है √3/2 है, जहाँ ए जो है न्यूनकोण है तो इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए कॉस में √3/2 किसका वैल्यू होता है, वो होता है 30 डिग्री का, यानी यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। अब यही 30 डिग्री यहाँ पर बैठाएंगे तो tan 30 हो जाएगा, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 माइनस कॉट ए, यानी ए का 30 है तो कॉट 30 कितना होता है √3, और नीचे √3 है माइनस सेक ए, तो सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3। अब इसको सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम √3 आएगा नीचे। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस यहाँ 3 आ जाएगा, और नीचे एलसीएम में 3 आएगा, फिर से यहाँ से 3 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, तो नीचे वाला √3 और ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 1 माइनस 3 माइनस का 2, और नीचे भी 1 बचेगा। ठीक है, तो -2 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक HCF से 28
गुने के बराबर है तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 405 है। यदि संख्या का अनुपात 4:7 है तो संख्याओं का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, पिछले शिफ्ट में भी था ये सवाल। तो एचसीएफ मान लेते हैं क्या है, एच है। तो पहला नंबर हो जाएगा एच एक्स और दूसरा नंबर हो जाएगा एच वाई, और इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एच एक्स वाई। ये हमेशा करते हैं। अब कंडीशन के अनुसार हम लोग इसको लगाते रहेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है कि एचसीएफ का 28 गुना है एलसीएम। तो एलसीएम है क्या हमारे पास, एच एक्स वाई, और ये एच का यानी एचसीएफ का 28 गुना के बराबर है। तो एच एच कट जाएगा, तो एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से क्या आया, 28। ठीक है, अब आगे देखिए, कह रहा है यहाँ पर कि उनका जो एलसीएम है और एचसीएफ है दोनों का अंतर कितना है, 405 है। यानी एचसीएफ है एच एक्स वाई और एच है एचसीएफ, दोनों का अंतर कितना है, 405। तो यहाँ से एच कॉमन लेंगे और एक्स वाई -1 बचेगा अंदर, तो एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से 28 रख लेते हैं, -1 बराबर 405। तो एच का वैल्यू आ जाएगा 405/27। तो 27 का 27, 27×5 135, यानी एच का वैल्यू कितना आ गया, 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि संख्या का अनुपात 4:7 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये डेटा का ज़रूरत नहीं भी है क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू 28 आ चुका है। तो इसको हम लोग को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, 4×7 में पहला पेयर, दूसरा पेयर क्या होगा, 1×28। तो ये पेयर और एच सी एफ यहाँ पर है, तो पहला संख्या कितना हो जाएगा, एच एक्स, यानी कि 15×4, 15×4 यानी कि 60, और दूसरा नंबर एच वाई है, तो एच है 15 और वाई का वैल्यू कितना है, 7, 15×7 = 105। ठीक है, तो 60 और 105 आया, तो इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 45। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि आखिरी 3 अंक से बनी संख्या 8 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 312 है, ठीक है, जो कि 8 से कट रहा है। 314 8 से नहीं कटता, 318 भी 8 से नहीं कटता, 316 भी 8 से नहीं कटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा मान्यता धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को 2 घंटे में तय करती है, जबकि उसे धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। शांत जल में उसे यह द्विमार्गी यात्रा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए धारा के दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम इसका टाइम कितना है, 2 घंटा। ठीक है, और अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध कितना है, 30 मिनट अधिक लगता है, यानी कि 2 घंटा और 30 मिनट, ये हो जाएगा 2.5 आवर्स, यानी 2.5 घंटा ये टाइम है। ठीक है, अब देखिए शांत जल में पहले हम लोग को स्पीड निकालना होगा, तब जाके उसका टाइम निकलेगा। तो उसके लिए चाहिए कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का इसका स्पीड का रेशियो। तो यहाँ से हम लोग स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए समान दूरी है तो समय का उल्टा हो जाएगा चाल का अनुपात। तो यहाँ देखिए ये 2.5 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, ये स्पीड का रेशियो है। तो दशमलव हटाएंगे तो हम लोग क्या आएगा, 5:4 आएगा। ठीक है, ये अनुपात आ गया गति का यानी स्पीड का। अब यहाँ से डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। कहीं एक से निकाल लीजिए, चाहे 2×5 कर दीजिए या 2.5×4 कर दीजिए। ठीक है, इसको इससे जब गुना करेंगे तो चाल दूरी आ जाएगा। तो 2.5×4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, अब यहाँ जो शांत जल है इसमें इसका स्पीड निकालते हैं, वो क्या होता है, यानी ये अप स्ट्रीम का चाल और डाउन स्ट्रीम का चाल दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि x बराबर हो जाएगा 549/2। ठीक है, और धारा का चाल निकालने के लिए दोनों का अंतर को 2 से डिवाइड करते हैं, ये नियम है इसका। तो अब यहाँ पर समय पूछ रहा है, तो वो टाइम कितना हो जाएगा, देखिए द्विमार्गी कह रहा है, तो टोटल जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना होगा, 10 किलोमीटर है, मतलब 10 है तो 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ का जोड़ दिया है, यानी 10 को 2 बार गुना कर दिए हैं। उसके बाद इसको ये जो चाल है 9/2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 40/9, इतना घंटा। अब इसको इस तरह से बदलना है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 से 9 बार में कटेगा, यानी कि 9.4/9 आ जाएगा। तो 9 तो नहीं, 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 9 चौके 36, 4 40/9, यानी कि 4 आवर हो गया और 4/9 आवर। तो ये 4 आवर को रहने देते हैं। उसके बाद 9/6 को, ये 4/9 को 60 से गुना करके मिनट में बदलते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 6 चौके 24, यानी 240/9। 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 दूना 18,
ठीक है, 9 छा के 54 बचेगा। ठीक है, 26 मिनट आ रहा है, यानी कि 4 घंटा 26 मिनट आ रहा है। उसके बाद सेकंड में आएगा, तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि 4 घंटा 26 मिनट इस ऑप्शन में, तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके नज़दीक कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दशमलव में निकाल के चेक कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.25 25 अट्ठा 200, 0.88 आ गया। ये कितना आएगा, 0.20 अट्ठा 160, 20 पंचा 100। और ये कितना आएगा, 0.9 अट्ठा 72, 9 अट्ठा 72, ये 8 8 आते रहेगा। और ये कितना आएगा, 0.4 9 36, उसके बाद बचा 10, यानी 100 हो रहा, तो 2 बार में लगेगा, यानी कि 9 2 आया। तो सबसे बड़ी यहीं पर है, तो ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसको हल करना है तो सिंपल सा है, सबका मान बैठा देते हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है, और प्लस टेन 30 का होता है 1/√3, प्लस कॉस 45 का होता है 1/√2। तो सबसे पहले एलसीएम लेना होगा, वो कितना आएगा, 2√6। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे √6 हुआ, √6 गुना 3 करेंगे √18 आएगा। ठीक है, √18, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2, यानी कि 9 गुना 2 हुआ, 9 का वर्गमूल 3 अब बाहर आ गया, बचा √2, तो ये हो गया 3√2। प्लस अब इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2√2। उसके बाद इससे जब डिवाइड करेंगे तो 2√3 आएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, 3√2, ठीक है, 3 और 2 5 बार हैं, 5√2 प्लस 2√3, नीचे रहा 2√6। अब यहाँ पर ऑप्शन में तो √6 नीचे नहीं है, तो इसका परिमेयकरण करना होगा, यानी कि √6 से ऊपर नीचे गुना करना होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 5√12। ठीक है, 5√12। तो √12 को हम लोग इस तरह से छोड़ सकते हैं, 4 तिया 12, 4 का 2 बाहर आएगा, अब 2 से इसमें गुना करेंगे तो 5 दूना 10, √2 इसका आ जाएगा बाहर। प्लस जब √6 को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√18। ठीक है, √18 को लिख सकते हैं 3√2, और 2 पहले से, तो 2 तिया 6√2 आएगा ये, और नीचे रहा 2√6। ठीक है, अब 2 से कटा दीजिए ऊपर, 2 तिया 6, 2 पंचा 10, तो ये आ गया 5√2 प्लस 3√2/√6। ठीक है, ये नहीं, यहाँ पर देखिए, इससे जब इसको गुना करेंगे तो 2, ये √6 6 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 6 हो गया यहाँ पर, तो 2 तो कट ही गया, बचा 6। तो ये इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की गई कोई धनराशि 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद 3 वर्ष आया, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला है, देखिए यहाँ पर 96,800 है पहले से, और 1,06,600 480 हो गया है। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन से यहाँ पर 10% लेकर चलते हैं, राउंड फिगर में है, निकालना भी आसान है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 9,680। तो 9,680 इसमें ये जो ब्याज मिला है 1 साल में वो जोड़ते हैं, कितना बन रहा है, 0 8 8 6 14, 9 6 15 1 16, 9 1 10। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, 10 64 80, जो कि है यहाँ पर। तो इसका जो रेट होगा वो क्या होगा, 10%। नहीं तो इसको घटा के, और इस तरह से घटाएंगे तो कितना आएगा, जो भी अंतर आएगा वो इस पर, ये मूलधन है, इस पर रेट निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसको सरल करना है तो ये कोष्टक को पहले करेंगे, तो देखिए 4 से 6 बार में कटेगा, 18 में से 6 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। अब 6 से 12 को डिवाइड करना है, 2 आएगा। 5 से 12 60 को डिवाइड करेंगे, 12 आएगा। ठीक है, अब 12 माइनस 2 करना है, तो ये आ जाएगा 10। अब देखिए 40 है यहाँ पर, 40 में 10 माइनस करना है, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो ये बच जाएगा 30। अब 65 में 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 35। आगे बढ़ते हैं। 7 सेंटीमीटर लंबे धातु के एक बेलनाकार पाइप से बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ये अंतर 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पाइप के निर्माण में प्रयुक्त धातु 302.5 सेंटीमीटर क्यूब है, पाइप की आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर 110 है, तो पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2πr/h होता है। तो यहाँ पर बाह्य और आंतरिक दोनों त्रिज्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2π। ठीक है, पाई का वैल्यू ले लेते हैं 22/7। उसके बाद आर, यानी कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करना है, क्योंकि बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है।
दोनों का अंतर यहाँ पर क्षेत्रफल में दिया है, तो दोनों का यहाँ पर लेंगे और गुना एच करेंगे, तो एच कितना है 7 है, बराबर 110। 22 से इसको कटाएंगे 5 बार में, 7 से ये 7 कट जाएगा, तो आर जो ये दोनों का डिफरेंस है वो कितना आएगा 5, ये 2 इधर से आएगा तो 5/2, यानी ये हो जाएगा 2.5। आगे देखिए, यदि पाइप के निर्माण में प्रयुक्त धातु 302.5 सेंटीमीटर की हो, यानी कि दोनों इसका आयतन ये दिया हुआ है, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये पाइप है तो इसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 7, बराबर ये कितना है 302.5, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो ऊपर बन जाएगा कितना 605 और नीचे 2 रहेगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा, दशमलव हटा लिए। अब यहाँ पर कटाते हैं, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है, अब नहीं कटेगा, तो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आएगा 55 बटा ये 2 नीचे आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे आर प्लस आर, और एक बार लिखेंगे आर माइनस आर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बराबर 55/4। तो यहाँ पर आर माइनस आर का वैल्यू यहाँ जो दिया है 2.5 वो रखेंगे, तो आर प्लस आर का वैल्यू निकल जाएगा, वो कितना आएगा 55/4, और इसका जो वैल्यू रखेंगे 2.5 यानी 5/2, वो इस तरफ आएगा, तो 5 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। 5 से इसको कटाएंगे 11 बार में, 2 से इसको 2 बार में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आर प्लस आर आ जाएगा 5.5 यानी 5.5। अब पूछ रहा आंतरिक त्रिज्या यानी स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है, तो ये मान लीजिए पहला समीकरण है और ये मान लीजिए दूसरा समीकरण है। तो दूसरा समीकरण में जब पहला समीकरण हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या होगा, कर देते हैं यहाँ पर आर माइनस आर बराबर 2.5, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये जुट जाएगा, दोनों हो जाएगा 2r बराबर 5 2 7 1, यहाँ अंतर करना है, ठीक है। तो 5 में से 2 घटा 3, यहाँ पर 0.5 है, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 3/2 यानी कि 1.5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यदि 2000 की धनराशि 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो परिपक्वता पर देय धनराशि कितनी होगी, यानी मिश्रधन पूछ रहा है। तो देखिए इसको रेशियो से करेंगे, 30% रेट है, इसका फ्रैक्शन होता है 3/10, यानी 10 से 13 इसका मिश्रधन बनेगा प्रत्येक वर्ष, ये ए है ये पी है। तो यहाँ बात कितना है 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का है तो इसका हम लोग क्या करेंगे क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 13 का क्यूब क्या होता है 2197। अब मूलधन कितना है 2000, जबकि यहाँ रेशियो में कितना आ रहा है 1000, तो ये 1000 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2000, कितना गुना है 2 गुना। तो मिश्रधन पूछ रहा है तो मिश्रधन यही है, तो इसका भी 2 गुना हम लोग करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4394 यानी कि 4394। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 22,100 की धनराशि को तिमिर और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि दोनों अपने हिस्सों को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करते हैं, तो 18 वर्ष के बाद परिपक्वता पर मोनाली को दे धनराशि 20 वर्ष बाद परिपक्वता पर तिमिर को दे धनराशि समान होगी, प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। ये उस कॉन्सेप्ट पर है जिस पर जैसे मान लीजिए कोई पिता अपने पुत्र, 2 पुत्र या पुत्र पुत्री के नाम पर धन निवेश करता है और दोनों का एज अलग अलग रहता है, एक बड़ा रहता है एक छोटा रहता है, तो बाद में जो है दोनों को बराबर धनराशि मिलता है, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पर ये है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं एज का गैप देखते हैं, देखिए 18 वर्ष है, यहाँ पर 20 वर्ष है, तो समय का कितना अंतर है 2 वर्ष का, रेट कितना है 10%, तो 10% मतलब 1/10 फ्रैक्शन हुआ, तो यहाँ से 10 से 11 बनेगा। टाइम का गैप कितना है यहाँ देखिए 2 वर्ष का है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 100:121। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिसका अवधि कम होता है यानी कि जिसका एज कम है उसको ज़्यादा धन देते हैं यहाँ से, जिसका एज ज़्यादा है उसको कम धन देते हैं। तो देखिए 18 वर्ष बाद जो है मोनाली को मिलेगा और 20 वर्ष बाद तिमिर को,
यानी तिमिर का अवधि ज़्यादा है, ठीक है। तिमिर का टाइम 20 वर्ष है, मोनाली का 18 है। तो मोनाली का जब कम है तो मोनाली को ज़्यादा धन देना पड़ेगा, यानी ये 121 हो गया किसका, मोनाली का। और ये 100 किसका हो गया, तिमिर के, यानी कि टी लिखते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि टोटल धनराशि कितना निवेश किया है, 22,100, लेकिन यहाँ टोटल कितना हो रहा है जोड़ के, 100 और 121, 221। इसी 221 का वैल्यू होगा 22,100। तो आप देखेंगे यहाँ पर 100 गुना। तो प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा पूछ रहा है, तो मोनाली का कौन सा, एम इसका 121, तो इसका वैल्यू निकालना है। 100 गुना है तो इसका भी 100 गुना करेंगे, ये हो जाएगा 12,100। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसकी पुत्र की आयु की 13 गुनी थी, ठीक है। देखिए पुत्री है यानी डॉटर है, और मदर है, यानी 4 वर्ष पहले अगर डॉटर 1 यूनिट थी तो मदर 13 यूनिट। यहाँ पर कह रहा है 2 वर्ष बाद इसकी आयु जो है पुत्री की आयु की 4 गुनी होगी, यानी पुत्री अगर 1 है तो मदर 4। अब देखेंगे समय का गैप, 4 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद, तो टोटल गैप कितना हो गया, 6 वर्ष का। तो 6 यहाँ पर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अंतर लेते हैं, तो 13 इधर 4, अंतर आ रहा है 9 का। अब नीचे कितना अंतर आएगा, 6 का 6, 6 चौके 24, कितना अंतर आ रहा है, 18 का। तो ये 2 गुना है। तो 13 का निकाल लेते हैं, 13 का हो जाएगा 2 गुना, 13 दूना 26, इधर भी 1 का 2 गुना 2। ये जो एज आया है 26 साल और 2 साल, ये कब का आया है, 4 वर्ष पहले का। अब पहले हम लोग को वर्तमान आना है, तो 4 वर्ष दोनों में जोड़ना पड़ेगा, तो 4 जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 30, और इसमें भी जब 4 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 6 साल। अब क्या पूछ रहा है, कितने वर्ष बाद माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। तो हम लोग ऑप्शन से रख लेंगे और निकाल लेंगे। देखिए अगर 4 रखेंगे तो यहाँ 10 बनेगा, यहाँ पर 34, तो 10 का 3 गुना 34 नहीं है, ये नहीं होगा। तो इसी तरह से सब चेक करेंगे तो 6 हमारा आंसर आएगा। देखिए 6 अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 6 जब इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो 12 का 3 गुना है 36, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो बेलनों के आयतन बराबर हैं, लेकिन उनके बेलन के आधार की त्रिज्या पहले बेलन की आधार की त्रिज्या से 20% कम है। पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए, ठीक है। देखिए जो सिलेंडर है, सिलेंडर 1 है, सिलेंडर 2 है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 20%। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। पहले बेलन की त्रिज्या से 20% कम है दूसरा बेलन। तो पहला बेलन जब हम 5 मानेंगे इसका रेडियस, तो दूसरा का कितना आएगा, 20% कम, यानी कि 1 माइनस कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 4। यह आ गया रेडियस का अनुपात। लेकिन यहाँ आयतन बराबर कह रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, आयतन में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई तो दोनों में आएगा, तो कटना ही है, तो पाई को इग्नोर करेंगे। उसके बाद एच पूछ रहा है, आर दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर करना है, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 25/16। जब आयतन बराबर रहे तो इसका जो एच का रेशियो होगा वो क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 16:25 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आर का रेशियो और ये हो गया एच का। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो आयतन निकल के आएगा, जो कि दोनों कंडीशन में हम लोग को बराबर आएगा। इसलिए रेडियस का रिवर्स हम लोग एच निकालेंगे, और एच का रिवर्स रेडियस, जब आयतन बराबर रहे, हमेशा करना है। तो पूछ क्या रहा है कि दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक है पहले बेलन से, कितना अधिक है, 16/9 25 होता है, तो 9 अधिक है। तो 16 पर 9 अधिक है, कितना है, 9/16 आएगा। तो 1/16 होता है कितना, 1/16 होता है 6.25%। तो 9/16 कितना होगा, 9 छा के 54, 4 54 और 2 56, 25, यानी कि 56.25%। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसको हल करना, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी, यानी एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, गुना ए माइनस बी, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 1.82 आएगा, और नीचे भी 1.82 है, तो ये दोनों कट जाएगा, आंसर आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 84 रन बनाता है, जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर में 4 की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर कितना था, ठीक है। तो एक शॉर्टकट हम लोग कर सकते हैं इसमें। देखिए टोटल जो है 11वीं पारी के बाद पूछ रहा, तो 12वीं पारी के बाद पूछ रहा, तो 11वीं पारी तक हम लोग यहाँ पर
4 का वृद्धि हुआ है तो टोटल कितना वृद्धि हो जाएगा 44। और एवरेज में जब हम लोग 44 ये माइनस करेंगे तो 40 जो आया है यही होगा 12वीं पारी के बाद का औसत। ये तो शॉर्टकट हो गया। अब इसको हम लोग बेसिक से बना लेते हैं एक बार समझने के लिए। मान लेते हैं कि 12वीं पारी के बाद जो है औसत कितना है x है, ठीक है। तो टोटल रन कितना हो जाएगा x गुना 12, ये हो जाएगा 12x। और इसका अंतर करेंगे किससे, 11वीं पारी से। तो 11वीं पारी का कितना होगा, देखिए 12वीं में x है, जबकि 12वीं पारी में 4 का वृद्धि होने के बाद x माने हम लोग, तो 11वीं पारी में कितना 4 कम होगा यानी x माइनस 4 रहा होगा, जो कि होगा कितना 84 रन के बराबर, क्योंकि यही दोनों का अंतर जो है वो 84 होगा। तो यहाँ से देखिए 12x और यहाँ पर हो रहा है 11x, अंतर आ रहा है 1x का। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस हो रहा है 44 बराबर 84 है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 40, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इन सब का माध्यिका निकालना है तो क्रम में इसको लगाते हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 4, 5, 7, 8। तो प्रेक्षणों का संख्या यहाँ सम है, तो बीच वाला दो पद का एवरेज माध्यिका होगा। तो यहाँ पर 5, 4, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 4.5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दो वर्गों के परिमाप का अंतर ये है, यदि वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा की 4 गुनी है, ठीक है। ये पहला स्क्वायर है, ये दूसरा, यानी कि पहला वर्ग दूसरा वर्ग। या क्या कर रहा है, पहले वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा की 4 गुनी है। यानी मान लेते हैं दूसरा वर्ग का जो भुजा है वो 1 यूनिट है, तो पहला का कितना होगा 4 गुना है तो 4 यूनिट होगा। ये अनुपात आ गया भुजा का, ठीक है। और दो वर्गों के, इन दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर कितना है 48 है। तो इसका परिमाप कितना आएगा, 4a होता है तो 4 चौके 16 आ जाएगा। इसका 1 गुना 4 4 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर यानी 12, इसी का वैल्यू दिया है 48। तो यहाँ सीधा सीधा ये 4 गुना है। तो पहला भुजा कितना आएगा, इसका भुजा आ जाएगा 4 गुना हो रहा है तो इसका भी 4 गुना यानी कि 4 आ जाएगा। इसका भी 4 गुना करेंगे तो ये आएगा 16, ठीक है। इसका 4 गुना किए हैं, इसका भी 4 गुना किए हैं। पूछ क्या रहा है, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 16 आया है भुजा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई 7500 की राशि 8 वर्ष में इतना हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए इतना मूलधन है, इतना मिश्र धन है, तो कितना ब्याज मिल रहा है, इधर 2500 और 1700, 25 7 3200 4200, ये मिल रहा है ब्याज। लेकिन ये ब्याज मिल रहा है कितना मूलधन पर 7500 पर। तो इस पर निकालते हैं, गुना 100% करेंगे तो रेट हम लोग का टोटल आ जाएगा, ठीक है, 8 वर्ष का। तो ये कितना आएगा, 0 0 काटते हैं, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से इसको 14 बार में, 14 गुना 4 ये आएगा 56%। तो ये 8 वर्ष का है, तो एक वर्ष में निकालने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 7%। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 66 दिन में करता है। ए करता है 66 दिन में, बी करता है 55 दिन में, और ए बी सी तीनों मिलकर 22 दिन में करता है। ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिल के इसको 22 दिन में करता है। तो कुल कार्य इन तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लेते हैं, बड़ी संख्या मानते हैं एलसीएम। तो इसका 11 तो है ही, बचा 5, तो 5 दे देते हैं, 22 पूरा का पूरा इसमें है, ठीक है। ये हो गया एलसीएम। तो यहाँ इफिशियंसी आएगा 5, यहाँ पर कितना आएगा 5 से 11, 11 छके 66 और 3 5 15। देखिए ए का 5 है, बी का 6 है, ए प्लस बी प्लस सी का 15 है, तो यहाँ से सी का हम लोग निकालेंगे। 15 में ये 6 5 11 घटा देंगे तो बचेगा कितना 4, ठीक आ गया। सी पूछ रहा है कि इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो टोटल कार्य कितना है 66 गुना 5, ये हो जाएगा कितना 6 5 30 30 यानी 330 हो रहा है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 8 32 और 10 बचा 4 नहीं 4 8 32, ठीक है, 4 दूना 8 10.5, 82.5 दिन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जो कह रहा है स्टेटमेंट में वो हम लोग समीकरण में लिख देंगे, आराम से निकल जाएगा, नहीं तो कन्फ्यूज होके गलत आंसर आ सकता है। कि 32 SP, ठीक है, यानी 32 SP बराबर हो जाएगा 38 CP। तो SP को इस तरफ भेज देते हैं, 38 को इस तरफ ले आते हैं, यानी 32 बट्टा 38 बराबर CP बट्टा SP हो जाएगा। या CP हो गया सेलिंग कॉस्ट प्राइस, SP हो गया सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। 2 से कटाएंगे 16, 2 से कटाएंगे 19, यानी क्रय मूल्य जब 16 है तो विक्रय मूल्य कितना है 19 है। तो कितना का प्रॉफिट है यहाँ पर 3 का।
3 का प्रॉफिट है किस पर, 16 पर, तो इसका टोटल प्रॉफिट 3/16 हुआ। तो इसको परसेंट में पूछ रहा है। देखिए 1/16 होता है 6.25% यानी 6.25। तो इसका 3 गुना करेंगे क्योंकि 3/16 है, तो ये हो जाएगा 18.75%। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 7 सेंटीमीटर है। यदि इसकी एक समांतर भुजा 28 है तो दूसरी की लंबाई क्या है। ठीक है, इस तरह से एक डायमीटर हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, डायमेंशन एक बना लेते हैं। ठीक है, ये आ गया, एक 28 है ये बड़ी वाली, और ये निकालना है, मान लेते हैं x है, और इसके लंबवत दूरी यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो 7 दिया हुआ है, तो इसका निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर यानी 140 बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग होता है, यानी कि इसका इसका योग। तो इसको x मान है x प्लस दूसरा कितना है 28। ठीक है, गुना ऊंचाई, ये जो लंबवत दूरी है यही ऊंचाई है 7। ठीक है, अब यहाँ पर कटाना है। देखिए 7 से इसको कटाएंगे 20 बार में, 2 इधर जाके गुना होगा, ये हो जाएगा 40। अब 28 को इस तरफ ले आते हैं, बराबर बच जाएगा x, तो x का कितना आ गया 12। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 40% चीनी वाला मिलियन प्राप्त करने के लिए 35% चीनी वाले विलियन की एक निश्चित मात्रा को 48% चीनी वाले विलियन की 8 लीटर मात्रा में मिश्रित किया जाता है। मिश्रण में 35% चीनी वाले मिश्रण की मात्रा क्या है। देखिए 2 प्रकार का मिश्रण है, 35% और 48% चीनी वाला। ये हो गया 35%, ये हो गया 48%। इन दोनों को मिक्स करके 40% वाला मिश्रण निकालना है। ठीक है, तो इसको बीच में लेंगे और इस पर एलिगेशन लगाएंगे, तो इसका और इसका अंतर लेंगे। इसका अंतर कितना आ रहा है 8, इसका अंतर 5। ठीक है, तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा 8:5 में। जबकि यहाँ क्या कह रहा है कि 48% चीनी वाले 8 लीटर मात्रा लेना है। 48% कितना आया 5 आया, तो इसी का वैल्यू होगा 8 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से एक का कितना आएगा 8/5। तो इसका निकालना है, 35% वाला का पूछ रहा है, तो इसका कितना है 8 है, तो 8 का हम लोग यहाँ पर निकाल देते हैं। तो ये कितना होगा 8/5 गुना 8 यानी 64/5, जो कि होगा 12.8। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाए तो उन 7 संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, देखिए 5 क्रमागत है। ठीक है, तो एवरेज जो है हमेशा बीच में आएगा, तो 12 तो बीच में आएगा, उससे पहले 2 संख्या यानी कि 11 और 10, 10 11 12 हो गया, और इसके बाद भी 2 संख्या यानी 13 और 14। अब क्या करें कि अगली 2 संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाता है। 14 के बाद 2 संख्याएं कौन सी है 15 और 16। अब इसका एवरेज कौन सा होगा, देखिए टोटल अब 7 पद हो गया, तो 3 पद शुरू वाला, 3 पद लास्ट वाला छोड़ के बीच वाला पद जो है एवरेज होगा यानी कि 13। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये दिया है सभी 4 गांवों में कुल मिलाकर साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। तो साक्षर ये वाला रेशियो है, निकालते हैं। 1500 को 3 2 5 से डिवाइड करेंगे और 2 से गुना करेंगे। इस तरह से एक का हम लोग निकाल देते हैं, 1500 है, टोटल रेशियो कितना हो रहा है 3 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे, और साक्षर का निकालना है तो इसका 2 है, 2 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 300, 3 दूना 600। ठीक है, उसी तरह से जब इसका निकालेंगे तो 11 दूना 20 हुआ, 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा, 200 गुना 11 ये आ जाएगा 2200। उसी तरह इसका 13 2 15, 15 दूना 30 यानी 200 आया, 13 दूना 26 ये आएगा 2600। 4 1 5 से डिवाइड करेंगे 1100, 11 गुना 4 करेंगे तो ये आएगा 4400। टोटल कितना हो रहा है 44 6 50, 5000 2 7 2 9800 यानी 9800 हो गया। अब ये कितना परसेंट है टोटल का, तो टोटल कितना है, टोटल हम लोग देख लेते हैं जोड़ के। 5 3 8 4 12 1 13, 13 1 14,000 है टोटल। तो 9800 14,000 का कितना परसेंट है, तो 14,000 नीचे देंगे और 100% से गुना करेंगे। तो यहाँ से 2 जीरो काटते हैं, 1 जीरो यहाँ से काटते हैं। ठीक है, 14 से 7 बार में, तो 7 गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा 70%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।